नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है पेटेंट लर्न एंड अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के पेपर 2 से आने वाली केस स्टडी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 3 केस स्टडी देखेंगे इस वीडियो में रिलेटेड टू पेपर नंबर 2016। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर ऐसे ही वीडियोस अगर आपको पूरी सीरीज चाहिए ना, तो अभी जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के सारे वीडियोस थे, एमसीक्यू के साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी, और जब भी मैंने कोई भी सेक्शन पढ़ाया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने डाले, तो उसको देख लीजिएगा इस वीडियो को एंड करके। तो पहले ये वीडियो एंड होगा ना जब, तो उसकी एंड स्क्रीन पे भी प्लेलिस्ट दिखाई देगी, एमसीक्यू की भी प्लेलिस्ट है और पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की भी प्लेलिस्ट है। बहुत सारे मैंने स्मार्ट मेथड इसके अंदर यूज किए हैं, आप एक बार तसल्ली से देखिएगा प्लेलिस्ट को, आपको 100% वो बेनिफिट करेगी लॉन्ग टर्म मेमोराइज करने के लिए सारे सेक्शंस को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा है वाई ऑन्स एन इंडियन पेटेंट, वाई के पास एक इंडियन पेटेंट है। एक्स रिक्वेस्ट फॉर लाइसेंस अंडर द पेटेंट, एक्स ने कहा कि मुझे लाइसेंस दे दो भाई साहब, वाई साहब मुझे लाइसेंस दे दो। फ्रॉम वाई, वाई imposes certain conditions such that X cannot acquire such articles which are not covered by the patent from any person other than Y। अब Y क्या कह रहा है कि आप जैसे कि मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं ना, तो आप अच्छी तरीके से समझेंगे इसको। अब Y क्या कह रहा है कि भाई मैं फोन डिवाइस समझिएगा, मोबाइल फोन को, Y के पास मोबाइल फोन की एक पेटेंट है, एक्स पर्सन ने उस मोबाइल फोन लेने के लिए लाइसेंस की बात की क्योंकि उसकी पेटेंट थी वहां पर वाई के पास, तो परमिशन तो लेनी ही चाहिए। तो एक्स ने वो फोन लिया वाई के पास से। अब जो है ना वाई उस पे कंडीशन इंपोज कर रहा है कि अब वो फोन का चार्जर भले ही उसकी पेटेंट ना मैंने की हो, फिर भी तुझे वो फोन का चार्जर मुझसे ही लेना पड़ेगा। आई होप कि आप ये बात को कहीं कोरिलेट कर रहे हैं। चलिए, तो उस केस में Y also imposes a condition of exclusive grant back in the license, यानी कि मोबाइल भी मुझसे लो और साथ साथ में चार्जर भी मुझसे लो। As an agent, do you think these conditions are appropriate? क्या मैं Y के दिए गए मोबाइल पे किसी और भी कंपनी का चार्जर नहीं लगा सकता हूं? लगा सकता हूं ना, लगाना ही चाहिए, क्यों नहीं लगा सकता? तो क्या ये कंडीशन अप्रोप्रिएट है? क्या वाई जो कह रहा है वो अप्रोप्रिएट है? प्लीज गिव योर आंसर विज़ द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द पेटेंट एक्ट। तो यहां पर पेटेंट एक्ट का सेक्शन नंबर 140 आ रहा है। 140 बता रहा है अवॉइडेंस ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस, जैसे कि ये वाली कंडीशन, ये एक रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन है कि वाई रिस्ट्रिक्ट कर रहा है एक्स को जो लाइसेंस लेके बैठा है वाई से, कि भाई तुझे मोबाइल भी मेरे पास से परचेज करना है और वो पेटेंटेड प्रोडक्ट है, उसकी मैं परमिशन तभी दूंगा जब तू चार्जर भी मेरे पास से परचेज करेगा। तो इस केस में बीइंग पेटेंट एजेंट मैं एक्स को कहूंगा कि भाई साहब वाई ऐसे बोल रहा है ना, तो उसको कह दो कि हाँ यार, अगर पेटेंट ही आपकी है सर, तो आपका ही मोबाइल अच्छा है और आपका ही चार्जर अच्छा है, और उससे चार्जर भी लेना चाहते हो तो ले लो, दूसरे किसी से भी लेना चाहते हो तो ले लो। हाँ, मगर कोई एग्रीमेंट या ड्यूली एग्जीक्यूटेड असाइनमेंट मार्क कर लेना वाई के साथ कि आपको वो फिर लेना ही पड़े चार्जर। मगर अगर एक्स ने किसी और पर्सन के पास से चार्जर ले लिया और मोबाइल वाई का यूज किया, और कल सुबह वाई पेटेंट ऑफिस में जाके बोल नहीं सकता है कि भाई साहब इसने मेरी पेटेंट को इन्फ्रिंज किया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी लाइसेंस एक्स इज लॉफुली joined with the
वाई एप्लीकेशन और वाई पेटेंट। तो एक्स जो कर रहा है वो लीगली कर रहा है, और वाई जो कर रहा है ना उसको बोलते हैं मोनोपोली, और वो एक्स को करने नहीं देंगे। तो यही मेरा सजेशन रहेगा एक्स को कि भाई साहब यूज करो, उसका मोबाइल करना है तो, और दूसरी किसी कंपनी से भी मंगवाना है तो मंगवा लो चार्जर को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको सेल करो। अगर पेटेंट ऑफिस से कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है ना तो उसके रिप्लाई में एक लेटर लिख देना कंट्रोलर को कि सर एज पर द इंडियन पेटेंट एक्ट सेक्शन नंबर 140 वाई जो कंडीशन बता रहा है ना वो नॉट एप्लीकेबल होगी। थैंक यू वेरी मच। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं ना शायद आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा लिख सकते हैं क्या, सही में आप ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसे ही आंसर्स आपको लिखने चाहिए। ये मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि आई एम पेटेंट एजेंट, मेरा पेटेंट एजेंट नंबर हर एक स्लाइड पे नीचे आ रहा है, उसको देखिएगा जरूर और सर्च कीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की। केस स्टडी में लिखा है एन इन्वेंटर एप्लीकेंट हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन, या तो इन्वेंटर है या फिर एप्लीकेंट है, उसने एप्लीकेशन को फाइल किया है फॉर पेटेंट इन इंडिया एंड अप्रोचेस यू immediately thereafter for filing international application under PCT। PCT के अंदर वो इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करने की बात कर रहा है विद द स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑन फॉलोइंग। क्या क्वेश्चन है उसके, whether he can claim priority of his application, क्या वो अपने क्लेम की प्रायोरिटी अपनी एप्लीकेशन की क्लेम कर सकता है, filed in India and in what time? Well, he can file a national phase application from PCT route, and after filing of national phase application, what would be the fate of his previous application? Please advise him as per the provision of the PCT and Indian Patent Act। अब देखिए यहां पर हमने पीसीटी के बारे में, बच्चा आप जान लेता है पीसीटी के बारे में, चाहे उसको सेक्शन पता हो या ना हो, मगर अगर नहीं भी पता है सेक्शन तो भी कन्वेंशन एप्लीकेशन के सेक्शन के अंदर ये सेक्शन आ रहा है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, सेक्शन नंबर 135। तो चलिए सेक्शन तो हमने डिफाइन कर लिया, अब एक एक क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं। फर्स्ट है वेदर ही कैन क्लेम प्रायोरिटी ऑफ हिज एप्लीकेशन। जी हाँ, वो अपने एप्लीकेशन की प्रायोरिटी क्लेम कर सकते हैं, फाइल्ड इन इंडिया एंड विद इन व्हाट टाइम, कौन से टाइम के अंदर। अब देखिए इस केस में क्या होगा कि अगर इंडिया से पेटेंट फाइल हुई है तो उसके 12 महीने के अंदर अंदर पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करनी है, जिसको हम इंटरनेशनल एप्लीकेशन भी कहते हैं, और पीसीटी एप्लीकेशन 12 महीने के अंदर फाइल करनी है विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, और प्रायोरिटी डेट से जिस दिन प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल हुआ था वहां से लेके 30 या 31 मंथ डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कंट्रीज, उस पीरियड के अंदर नेशनल फेज तक पहुंच जाना है। ये रही बात पीसीटी एप्लीकेशन की और उसके टाइमलाइन की। अब बात करते हैं वेदर ही कैन फाइल अ नेशनल फेज एप्लीकेशन फ्रॉम पीसीटी रूट, व्हेन ही कैन फाइल। तो ये भी बात हो गई, 30 या 31 महीने के अंदर अंदर उसको फाइल करनी है, और प्रायोरिटी डेट 12 महीने के अंदर अंदर उनको पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो वो प्रायोरिटी डेट उसको मिलेगी। ओके, आफ्टर फाइलिंग नेशनल फेज एप्लीकेशन अब फाइल कर दी है, व्हाट वुड बी द फेट ऑफ हिज प्रीवियस एप्लीकेशन। अब इसका क्या होगा, तो अगर इंडिया से ही उस पर्सन ने इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल की है, यानी पीसीटी रूट में फाइल की है, और फिर वापस वो इंडियन फेज में एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, तो उस केस में इंडिया की जो प्रायोरिटी डेट है वो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन से गिनी जा सकती है। मगर ये एप्लीकेशन अगर दूसरी कंट्रीज में जा रहा है, जैसे कि यूएस, यूरोपियन कंट्रीज और दूसरी नेशनल फेज में जा रहा है, तो वहां पर इंटरनेशनल फाइलिंग डेट से ही सारी वैलिडिटी कंसीडर होगी। आई होप कि तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ चुके हैं तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ए इन्वेंट्स
a medicine which is a combination of component A, B and C. Component C is a powder of herb. Component C क्या है? Powder है herb का, which occurs in a hilly terrain of Assam and adjoining areas. यानी कोई हिल पे आसाम के वो सी पाउडर मिलता है, वो हर्ब मिलता है और वहां के एरियाज पे. एज अ पेटेंट एजेंट एडवाइज हिम regarding the essential procedural and substantial aspect of patenting of such combination. अब इसका पेटेंट करना है तो उसमें क्या क्या चीजें ख्याल रखनी चाहिए उसके बारे में बात करनी. तो ये देख रहे हैं ना आपके, ये जो है ना पाउडर ऑफ हर्ब, तो यहां से मुझे एक जो चीज समझ में आ रही है कि ये जो पॉइंट है ना वो बता रहा है बायोलॉजिकल मटेरियल के बारे में. और एज पर द सेक्शन 10 बायोलॉजिकल मटेरियल में एक चीज ख्याल रखने जैसी है, वो है कि बायोलॉजिकल मटेरियल अगर ये पेटेंट फाइल होने से पहले एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था तो वैसे मटेरियल को सबसे पहले इंटरनेशनल डिपोजिटरी ऑथोरिटी में सबमिट करवाना होता है या डिपोजिट करवाना होता है. उसके बाद में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करनी होती है और पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करके 3 महीने के अंदर अंदर बायोलॉजिकल मटेरियल का रेफरेंस ऐड करना रहता है. किसमें? पेटेंट एप्लीकेशन में. अब पब्लिकेशन की बात कर लेते हैं. अगर पेटेंट फाइल हुई तो उसका पब्लिकेशन 18 महीने के बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगा विद इन नेक्स्ट 1 मंथ. उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर फॉर्म नंबर 9 फाइल किया गया है इस एप्लीकेशन के साथ में जहां पर बायोलॉजिकल मटेरियल यूज हुआ है, तो बायोलॉजिकल मटेरियल का रेफरेंस अर्ली पब्लिकेशन यानी फॉर्म नंबर 9 फाइल करने वक्त या उससे पहले दिया जाना चाहिए और पब्लिकेशन के बाद ही या रेफरेंस ऐड होने के बाद ही उस मटेरियल को एक्सेस किया जा सकता है इंटरनेशनल डिपोजिटरी ऑथोरिटी से. अब यहां पर दूसरा भी एक सेक्शन लगेगा जो है सेक्शन नंबर 3E. ये क्या बता रहा है कि जो भी रिजल्ट आपका A+B से आ रहा है ना, सपोज समवन रिजल्ट इज कमिंग, R1 इज कमिंग, तो A+B+C जो है ना वो R1 के रिजल्ट को एनहांस करना चाहिए. यानी यहां से जो रिजल्ट आए ना वो R1 के रिजल्ट को एनहांस करना चाहिए सिग्निफिकेंटली. तब जाके ये जो एडमिक्सचर है उस एडमिक्सचर को पेटेंट के तौर पे अप्रूवल मिलेगा. अदरवाइज 3E के हिसाब से वो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी या वो पेटेंट एप्लीकेशन को पेटेंटेबल नहीं माना जाएगा. तो ये रहा आंसर पूरा ये क्वेश्चन नंबर 7 का. आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी. समझ में तो क्या, रिकॉल कर रहे होंगे दिमाग में. अगर अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ साथ में अभी जो प्लेलिस्ट आ रही है ना उसको देख लीजिएगा. बहुत काम की है वो प्लेलिस्ट. आप दूसरों से भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. और मेरी अगर कोई एक्सप्लेनेशन अच्छी ना लगे या फिर आपको कुछ इंप्रूवमेंट मुझे कहना है तो प्लीज कमेंट और आपके क्वेश्चंस भी कमेंट कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.